हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले 6-8 महीने से यूपीएससी आईएएस फोकस्ड स्पेशल एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा था। सिविल जॉब्स का जो यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल है उस आज का दिन काफ़ी अच्छा है। मंगलवार है, मंगल का दिन है और सबसे बड़ी बात जनजातीय गौरव दिवस है आज। तो आज के दिन से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि ये जो मैं आपको फाइल प्रोवाइड कराता हूँ इसका एक डिस्कशन वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपकी जो स्टडी प्रोसेस है वो थोड़ी और बेहतर हो जाए, थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाए और आप कम समय में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी के साथ साथ टाइम सेविंग ही यूपीएससी का मूल मंत्र है सक्सेस का। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि ये जो चार्ट है उसके हिसाब से उनको नोट्स मिलते थे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि सिविल जॉब 6 डे इन अ वीक का प्रोग्राम चला रहा है और इसमें पेपर वाइज जो यूपीएससी के जो इंटायर सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का, इसमें मैं एथिक्स और पेपर लैंग्वेजेस के पेपर ऑप्शन के पेपर छोड़ रहा हूँ। जनरल जो सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको हमने बाइफरकेट किया है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप इस चार्ट में देखेंगे तो पेपर वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिस्ट चली हुई है और सैटरडे और संडे ऑफ है, वो आपके जो रिवीजन है उसके लिए। आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो आज हम लोग प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 का जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इससे जुड़ी हुई जो भी रिलेवेंट न्यूज़ है, शब्द में ध्यान दीजिएगा, रिलेवेंट न्यूज़ है, उसी को मैं समअप करता हूँ अपने नोट्स में, तो उसको हम समझेंगे। देखिए, जो पहली न्यूज़ है वो है लॉ कमीशन को लेकर। लॉ कमीशन जो है, जो इसका नाम बता रहा है कि लॉ रिलेटिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं, भारत सरकार के जो भी नियम कायदे कानून हैं उसको लेकर ये कमीशन फॉर्म किया जाता है। और ये जो कमीशन है ये एक नॉन स्टेटरी बॉडी है, मतलब इसके लिए कोई कानून पार्लियामेंट ने पास नहीं किया गया है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई आर्टिकल रिजर्व नहीं है। 22 इसका नंबर है, इट मीन्स इसके पहले 21 लॉ कमीशन फॉर्म किए जा चुके हैं। कंटेक्स्ट ये है कि रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उनको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन स्टेटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। सबसे पहला जो लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया था वो 1955 में किया गया था, और अभी तक जितने भी लॉ कमीशन आए उनकी ओवरऑल रिपोर्ट 277 रिपोर्ट्स आ चुकी है। कोई खास रिपोर्ट होगी वो यूपीएससी कोर्ट करेगा, वो नंबर नहीं पूछता, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि लॉ कमीशन अभी न्यूज़ में है। तो 1955 में इसको उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था, इंडिपेंडेंट इंडिया का। अंग्रेजों के समय भी कई सारे लॉ कमीशन बनते आ रहे थे। तो जैसे मैकॉले का, लॉर्ड मैकॉले की आप बात जानते हैं उसको, जो लॉ मेंबर के रूप में आया था वाइस राय की जो गवर्निंग काउंसिल थी, तो वो भी एक लॉ कमीशन का चेयरमैन था। तो ये जो लॉ कमीशन होता है ये इन द फील्ड ऑफ लॉ ये रिसर्च करता है, साथ में जो भी लॉज हमारे देश में एग्जिस्टिंग है उसको रिव्यू करता है कि इनमें से कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो कि आउटडेटेड हो चुका है, उसको हटा दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे लॉ बना ही नहीं है उसके लिए रिकमेंडेशन देता है, और जो भी लॉज बने हुए हैं उनको रिव्यू करता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, बात करते हैं तो फंक्शंस को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये पहली चीज है, आइडेंटिफाई लॉज विच आर नो लॉन्गर, ये मैंने बताया, ऐसे लॉज जो पुराने बने हैं जिनका अब यूज नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, उनके लिए रिकमेंडेशन करता है कि इनको अब हटा दिया जाए, इमीडिएटली रिपील कर दिया जाए। दूसरा है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, देश के जो बने हुए लॉ हैं, उनको डीपीएसपी के चश्मे से, डीपीएसपी के फिल्टर पे चेक करता है कि क्या ये जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, उसको अप्रीहेंड कर रहा है कि नहीं, उसके साथ कदम ताल कर रहा है कि नहीं। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर सरकार को सजेशन देते हैं कि यू हैव टू इंक्लूड दिस टर्म्स इन दिस एग्जिस्टिंग लॉ। और जो हमारे प्रियम्बल की जो आइडियल्स हैं उनको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। फिर जो सेंट्रल एक्ट बने हुए हैं जनरल इंपॉर्टेंस के, उनको देखता है, उनको रिवाइज करता है, और अगर उनमें कोई एनोमली है, कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हटाने की बात करता है। और अगर कठिन लैंग्वेज में लिखे हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने की बात करता है।
इसके पहले का जो लॉ कमीशन था, जो 21st लॉ कमीशन था, उसके जो हेड थे वो थे PS चौहान। और ध्यान रखिएगा लॉ कमीशन है तो इसके जो भी हेड होंगे वो जुडिशरी की फील्ड से ही होंगे, यानी पॉलिटिशियन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नहीं आ सकता है। और इनका टेन्योर अगस्त 31 2018 को ही खत्म हो गया था। अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं, तो पिछले 4.5 सालों में कोई भी लॉ कमीशन इस देश में नहीं था। हालांकि ये जो 22nd लॉ कमीशन है इसके बारे में कोविड-19 पैंडेमिक के पहले जो कैबिनेट थी उसने कर दिया था कि इसको हम फॉर्म करेंगे, लेकिन पैंडेमिक आ गया, उसके बाद देश नॉर्मलाइजेशन की तरफ जब आया तो अब जाके लॉ 22nd लॉ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब PYQ देख लेते हैं, तो 2017 में इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, उससे सवाल आया था। वो बॉडी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में था कि ये 5 मेंबर बॉडी होती, तो जैसा आपको पता है 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एंड बाई इलेक्शंस। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है वो क्यों डिसाइड करेगी शेड्यूल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करेगा इलेक्शन कब होंगे, कहाँ होंगे और कब किस किस तारीख पे होंगे। थर्ड है कि इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अभी आपने देखा था कि जो शिवसेना है महाराष्ट्र की, उसमें 2 फाड़ हो गए हैं और वो दोनों एक जो शिंदे गुट है और जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, वो दोनों शिवसेना का जो अभी एग्जिस्टिंग जो फ्लैग है, जो निशान है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। और वो जो डिस्प्यूट था वो किसके पास गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट राइट है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज राइट। और ये क्वेश्चन कब आया था, इसको आप देखेंगे 2017 में आया। अगला क्वेश्चन IR को लेकर है। भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है और 2023 का जो G20 की बैठक हो रही है वो भारत में हो। तो भारत सरकार ने अभी G20 को लेकर लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया, क्योंकि हमें क्या मिली है, G20 की प्रेसिडेंसी मिली। हमने जो लोगो लॉन्च किया है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे कमल का फूल है, धरती है, अर्थ है, उसके ऊपर कमल का फूल है, भारत 2023 लिखा हुआ और एक लोगो लिखा हुआ है, इसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। मतलब होल अर्थ, पूरी धरती एक परिवार है, एक कुटुंब है, और हमें सबके साथ मिलकर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सबको मोरल्स को फॉलो करते हुए साथ रहना चाहिए। और एक और लाइन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये वसुधैव कुटुंबकम को ही एक्सप्लेन किया गया। अब सवाल ये है कि इस ये जो लोगो है, पहली चीज तो G20 की प्रेसिडेंसी हमको मिल रही है, तो हमने लोगो निकाला है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इसके लोगो में क्या है, कौन सा फूल है, ये स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। तो G20 का जो लोगो है इसमें लोटस है और जो कि सिंबल ऑफ होप, और लोटस पे सरस्वती जो माता है वो बैठती है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, इसका मतलब द होल अर्थ इज अ फैमिली, बिकॉज इंडिया हमेशा मानता रहा है कि एक ग्लोबल हार्मनी की बात करता रहा, और ये कहता है कि भाई अगर विश्व में शांति होगी तो अल्टीमेटली हर जगह शांति होगी, ऐसी बात करता रहा है। और लोटस की और बात करें, इसके लिए थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था कि जो कमल है वो भारतीय जनता पार्टी का भी चिन्ह है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था। तो ये जो हमारी आस्था बिलीफ है, जो हमारी स्पिरिचुअलिज्म है, उसको सिम्बलाइज करता है। जैसे मैंने कहा कि माता जो सरस्वती हैं वो कमल पे विराजती हैं। G20 की बात करें तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। ये 1999 में फॉर्म हुआ था। क्यों फॉर्म हुआ था, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से जो पूरी दुनिया थी वो उभर रही थी, और सबसे ज़्यादा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए G20 की को बनाया गया। और इसमें आप देखेंगे कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो हाई लेवल इनकम कंट्रीज़ हैं वो नहीं है, लेकिन G20 में ग्रुप बड़ा हो जा रहा है तो मिडिल इनकम कंपनी जो है कंट्रीज़ जो हैं वो भी आ रही है। इसमें आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, UK, US, EU, ये सब इसके मेंबर। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर नहीं दिख रहा है, सब आपको यहाँ पे कंट्री से दिख रहे हैं। और स्पेन जो है वो परमानेंट गेस्ट के रूप में इस बार इनवाइट किया गया है। और इसका अगर देखें तो 85% ऑफ ग्लोबल GDP ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कर रहा है, और 2/3 पॉपुलेशन, क्योंकि जहाँ चाइना और इंडिया जैसे जॉइंट होंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन का तो ऑटोमेटिक स्टेक अपने आप ऊपर बढ़ जाता है। कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में UPSC में फंसाने के लिए कुछ स्टेटमेंट है, जैसे इज G20 हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट, तो नो, इसके पास कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इसका मतलब G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर भी नहीं है।
तो सवाल ये होता है G20 की जो बैठकें होती हैं वो ऑर्गेनाइज कैसे कराई थी। तो G20 की जो बैठकें होती हैं वो G20 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो आपस में म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हालांकि G20 में एक कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसको ट्रायोका कहा जाता है या त्रोइका कहा जाता है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो इस बार की जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को 2023 की मिल रही है वो कौन देगा, इंडोनेशिया देगा। तो इस बार का G20 समिट इंडोनेशिया में हो रहा है और अभी अगर आप न्यूज़ चेक भी करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात की जो तस्वीरें हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैश हो रही हैं। तो G20 समिट की जो पहली समिट हुई थी वो वाशिंगटन DC में 2008 में हुई थी और अभी हमारे देश में G20 का मौका हमको 2023 में मिलेगा। ये जो समिट होती हैं इसमें जिस भी देश में समिट होने वाली होती है उस देश का जो कोई भी एक पॉलिटिकल जो नेता होता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको शेरपा बनाया जाता है और वो शेरपा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंटायर, जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दैट्स G20 समिट। अब ये जो शेरपा होता है, जैसे भारत में जो 2023 में G20 समिट होगा, तो जब होगा तब भी ये न्यूज़ फ्लैश होगी, तब ये आपको बेसिक्स नहीं जानने पड़ेंगे। जो शेरपा होता है ये अभी, जैसे अभी हम बात करें तो ये इंडोनेशिया में हो रहा है क्या G20। इंडोनेशिया से फिर कहाँ होगा, इंडिया में होगा। इंडिया से फिर कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। तो ये तीनों मिला के ट्रायोका बनाते हैं और जो भी शेरपा, जैसे इंडिया का जो शेरपा होगा वो इससे भी कोऑर्डिनेट करेगा और ब्राज़ील वाले से भी कोऑर्डिनेट करेगा। अब इसकी प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो भारत 1 दिसंबर को इसकी प्रेसिडेंसी पाएगा, 1 साल के लिए पाएगा। और कौन देगा, इंडोनेशिया, क्योंकि अभी जो करंट चेयर है वो किसके पास है, इंडोनेशिया के पास। 2023 की जो बैठक है वो भारत में होने वाली है। तो ये जो शब्द है यहाँ पे त्रोइका, सॉरी मैं ट्राइका बोल रहा था, त्रोइका, ये है त्रोइका, जिसमें जहाँ होने वाली है वो, जहाँ हो चुकी है वो कंट्री और जहाँ होगी वो कंट्री। तो ड्यूरिंग जब इंडिया की प्रेसिडेंसी रहेगी तो इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील मिलकर बनाएंगे त्रोइका। तो भारत में जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इंडिया विल बी होल्डिंग अबाउट 200 मीटिंग, और हम जो करेंगे लगभग 200 मीटिंग करेंगे। ये कुछ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कि हम अपने आप को पूरी तरह शोकेस करना चाहेंगे, अपने जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं वो ग्लोबल एरिना में हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है G20 की जो बैठक है वो हमारे देश में हो रही है। अभी 2022 में ही क्वेश्चन आ गया था G20 कॉमन फ्रेमवर्क को लेकर। तो G20 का जो कॉमन फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया था। क्यों आया था भाई, G20 समिट हो रही थी कहाँ पे, इंडोनेशिया में, तो अभी हो रही है। तो जब भी G20 की समिट होगी तो भारत एज अ मेंबर तो वहाँ जाएगा। तो इसी न्यूज़ में आ गया था, पहला लिखा था कि इट इज इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। तो ये सही है, एक कॉमन फ्रेमवर्क, और जिस फ्रेमवर्क पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो ट्राइका मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ पे अगले 2 साल आगे बढ़ना है। दूसरा है इट इज़ ए इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्ट। तो ये एक परमानेंट पॉइंट है कि भाई हमारे दुनिया में जो भी लो इनकम कंट्रीज हैं उनको हमें सपोर्ट करना है, मॉनेटरी सपोर्ट करना है, और ध्यान रखना है कि हम उनको ऐसा कोई डेप्ट ट्रैप ना फंसाएं जैसा कि चाइना फंसा है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बोथ वन एंड टू आर दी राइट्स। और G20 में क्वेश्चन आया था 4 कंट्रीज़ के बारे में कि नीचे जो 4 कंट्रीज़ हैं आपको चूज़ करना है कि वो G20 के मेंबर है कि नहीं। तो अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की इसका राइट आंसर है, 2020 में आया था। तो G20 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत में उसको प्रेसिडेंसी मिल रही है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो अपने लिए बाय डिफ़ॉल्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आज मैंने दो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर की। एक तो मैंने पॉलिटी की उठाई कि लॉ कमीशन क्या होता है, दूसरी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल रिलेशंस की कि इंडिया एंड G20। इसी तरह कल की क्लास में हम लोग वेडनेसडे को देखेंगे सोशल इशूज, जस्टिस और गवर्नेंस से जुड़े हुए टॉपिक। एक बात ध्यान रखिए, यूपीएससी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, किससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा प्रैक्टिस में, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मैं ये नोट्स बना के दे रहा हूँ, तो इससे आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। और जब आप एक डी डे में जाएंगे, एग्जाम के दिन पहुँचेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ इन्हीं फाइल से आ गया है। कोई भी डाउट हो क्लास को लेकर, वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी होंगे इस क्लास को लेकर, लेकिन फिलहाल जब तक पॉसिबल नहीं है तब तक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देता रहूँगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट है, कमेंट में लिखिए अपनी बात। और यूपीएससी से जो
जुड़ा हुआ सिविल जॉब्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको डाल दूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।